हम्म तो आज की इस समीक्षा में हम HSSC CET भर्ती पॉलिसी पर आए एक डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं जो मेनली कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाने वाली तार्किक विसंगतियों पर फोकस करता है। बिल्कुल। और हम सीधा फीडबैक पर आते हैं क्योंकि मतलब इस डॉक्यूमेंट में 15 गुना वाले नियम को पॉइंट आउट तो किया है, लेकिन कोई सॉलिड ऑल्टरनेटिव मिसिंग है। राइट, क्योंकि भर्ती पॉलिसी में कैंडिडेट्स को सिर्फ कैटेगरी के बेस पर 15 गुना तक लिमिट करना मेरिट के बेसिक प्रिंसिपल को एकदम खत्म कर देता है। हाँ, डॉक्यूमेंट में ये बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है कि 70 नंबर लाने वाला ब्रिलियंट कैंडिडेट प्रोसेस से बाहर हो जाता है और 53 नंबर वाला कैंडिडेट अपनी कैटेगरी के कारण आगे बढ़ जाता है। जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। सोचिए 26 और 27 जुलाई वाली टफ शिफ्ट में किसी ने इतनी मेहनत की और हाई स्कोर किया और फिर भी। और वो बाहर हो गया। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ इस डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम बताकर रुक जाता है। हाँ, मतलब सिर्फ शिकायत है। एग्जैक्टली। एक स्ट्रांग पॉलिसी ड्राफ्ट सिर्फ शिकायत नहीं करता, उसे रास्ता दिखाना चाहिए। राइटर को कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव प्रपोजल देना चाहिए जो रिजर्व्ड कैटेगरी को नुकसान पहुंचाए बिना मेरिट को टॉप प्रायोरिटी दे। तो मतलब कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो बैलेंस बना सके। हाँ, जैसे वो एक सुपर मेरिट पूल का आइडिया अपने ड्राफ्ट में डाल सकते हैं। सुपर मेरिट पूल, वो कैसे काम करेगा? मतलब मान लीजिए जनरल कट ऑफ 70 गई है, तो जो भी 70 क्रॉस कर रहा है उसे बिना कैटेगरी का भेदभाव किए सीधे इस सुपर पूल में डाल दिया जाए। अच्छा, मतलब वो 15 गुना वाले मैथमेटिकल ट्रैप में फंसेंगे ही नहीं। हाँ, इससे एक्सेप्शनल स्कोरर सेफ हो जाएंगे और अगले स्टेज में जा सकेंगे। राइटर को ये मैकेनिज्म डिटेल में समझाना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, अगर हम ये सुपर पूल बनाते हैं तो क्या ओरिजिनल कट ऑफ पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ जाएगा? ये डाउट आना एकदम लाजमी है। हाँ, मतलब जिनके लिए ये 15 गुना का नियम था, उनका क्या होगा? क्या इससे पूरा सिस्टम डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा? यही तो राइटर को समझाना है अपने ड्राफ्ट में। इसे ऐसे फ्रेम करना होगा कि सुपर पूल 15 गुना वाले नियम के पैरेलल काम करेगा, उसे रिप्लेस नहीं करेगा। अच्छा, पैरेलल काम करेगा। हाँ, मतलब वो एक एडिशनल कैपेसिटी होगी। ओरिजिनल कोटे के बच्चे तो सिलेक्ट होंगे ही, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे सिर्फ कैपिंग की वजह से बाहर हो रहे थे, उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाएगा। ये तो बहुत लॉजिकल है। इससे सिस्टम का पर्पस भी सॉल्व होता है और टैलेंट को सजा भी नहीं मिलती। बिल्कुल। राइटर को बस इसे एक स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह प्रेजेंट करना है। अब इसी से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं जो इस डॉक्यूमेंट में है। उस सिचुएशन का क्या जहां कैटेगरी तो है पर पोस्ट 0 है? वो तो सबसे खतरनाक विसंगति है। हाँ, क्योंकि किसी खास कैटेगरी में पदों की संख्या 0 होने पर अच्छे कैंडिडेट्स को पूरी तरह से बाहर कर देना इस पॉलिसी का सबसे बड़ा लूपहोल है। एग्जैक्टली। पॉलिसी तब पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है जब किसी कैटेगरी में कोई पोस्ट ही नहीं होती। राइटर ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का बेहतरीन उदाहरण दिया है, जहां ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पोस्ट थी। मतलब 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना? बिल्कुल। और इसका सीधा मतलब है कि उस कैटेगरी के 85 नंबर वाले कैंडिडेट को भी एग्जाम में बैठने तक का मौका नहीं मिला। वो पहले ही स्टेज में बाहर हो गया। ये तो ऐसा हुआ जैसे एग्जाम सेंटर में एंट्री का एक ही दरवाजा है और उसे बाहर से लॉक कर दिया गया हो। आप कितने भी होशियार हो, कोई रास्ता नहीं है। बहुत सही एनालॉजी दिया आपने। और राइटर ने इस फ्रस्ट्रेशन को तो अच्छे से लिखा है, पर यहाँ भी सोल्यूशन वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है। तो यहाँ राइटर क्या कॉन्क्रीट सजेशन दे सकता है? उन्हें एक ऑटो फॉल बैक मैकेनिज्म का प्रपोजल देना चाहिए। जब तक आप पॉलिसी मेकर्स को ये नहीं बताएंगे कि सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली कैसे फिक्स करेगा, तब तक ये सिर्फ एक कंप्लेन लगेगी। ऑटो फॉल बैक मतलब सॉफ्टवेयर लेवल पर ही कोई सेटिंग हो? हाँ, जैसे अगर किसी कैटेगरी में 0 पद हैं, तो सिस्टम फॉर्म भरते टाइम ही उन एप्लीकेंट्स को बाय डिफॉल्ट यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दे, ताकि वो अपनी मेहनत और स्कोर के बेस पर कंपटीशन में बने रहें। अगर ईडब्ल्यूएस में सीट नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट करने के बजाय सीधे जनरल मान लिया जाए। एग्जैक्टली। और राइटर को समझाना होगा कि ये कोई मैनुअल काम नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के कोड की एक लाइन है कि अगर वैकेंसी 0 है तो यूआर में शिफ्ट कर दो। पर सोचने वाली बात है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में एकदम से बहुत बड़ा उछाल नहीं आ जाएगा? ये डर नेचुरल है। हाँ, तो राइटर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का गुस्सा कैसे अवॉइड कर सकता है इस ड्राफ्ट में?
इसके लिए राइटर को सॉलिड लॉजिक देना होगा कि जो बच्चा 85 स्कोर कर रहा है वो तो वैसे भी अपनी मेरिट के दम पे अनरिजर्व्ड सीट का हकदार है। हाँ, ये बात तो है। कोई आर्टिफिशियल उछाल नहीं आएगा, बल्कि ये कंपटीशन का एक ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर होगा। ये ऑटो फॉलबैक सिस्टम सिर्फ एक बंद दरवाजे के बगल में खिड़की खोलने का काम करेगा। राइट, सेंस बनता है। तो अब तक हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए, सुपर मेरिट पूल और ऑटो फॉलबैक। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। एक और बड़ा इशू है जो डॉक्यूमेंट में है कि शुरुआती स्टेजेस में बहुत कम कैंडिडेट्स को बुलाने से फाइनल रिजल्ट के टाइम रिजर्व्ड कैटेगरीज में सीट खाली रह जाती हैं। बिल्कुल, इस माइग्रेशन इशू को डॉक्यूमेंट में काफी डिटेल में कवर किया गया है। जब रिजर्व्ड कैटेगरी के टॉप स्कोरर्स अपनी मेरिट से जनरल में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, राइट? हाँ, तो पीछे उनकी ओरिजिनल कैटेगरी में पद खाली रह जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में बैकअप के लिए पर्याप्त कैंडिडेट्स को बुलाया ही नहीं गया था। हाँ, क्योंकि एयरलाइन को पता है कुछ लोग नहीं आएंगे, पर अगर उन्होंने बैकअप पैसेंजर्स को बुलाया ही नहीं तो फ्लाइट खाली जाएगी। एग्जैक्टली। एयरलाइन हिस्टोरिकल डेटा यूज करती है, पर राइटर के डॉक्यूमेंट की कमजोरी यह है कि सॉल्यूशन में कोई डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है। तो उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहिए? राइटर को फ्यूचर के रिजल्ट्स को सुधारने के लिए एक डायनामिक मल्टीप्लायर कॉलिंग सिस्टम सजेस्ट करना चाहिए। डायनामिक मल्टीप्लायर मतलब 15 गुना की जगह एक वेटिंग लिस्ट बफर टाइप कुछ? हाँ, जैसे अगर राइटर दिखाए कि पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से 20% कैंडिडेट्स माइग्रेट कर जाते हैं, तो कमीशन को शुरुआत में ही 15 की जगह 18 या 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाना चाहिए। ओहो, ताकि बाद में सीट्स खाली ही ना रहें। बिल्कुल, और इस कैलकुलेशन को ड्राफ्ट में एक टेबल या चार्ट की तरह दिखाना चाहिए ताकि पॉलिसी मेकर्स को वो प्रैक्टिकल लगे। लेकिन अगर हम 20 गुना लोगों को बुलाएंगे तो कमीशन बोलेगा कि फिजिकल टेस्ट यानी पीएमटी मैनेज करना बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। अचानक से ग्राउंड पर हजारों एक्स्ट्रा लोग। राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव काम बढ़ेगा, पर राइटर को यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देना होगा। वो कैसे? उन्हें बताना होगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़े एक्स्ट्रा बच्चों का फिजिकल लेना बहुत सस्ता है, बजाय इसके कि पद खाली रह जाएं और अगली बार पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से करानी पड़े। एग्जैक्टली। नया एडवर्टाइजमेंट, नए एग्जाम, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। डायनामिक मल्टीप्लायर बस एक वन टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट है जो फ्यूचर के बड़े बैकलॉग को रोकता है। मतलब कमीशन के ही नजरिए से सोचना होगा कि उनके पैसे और टाइम की बचत कैसे हो रही है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। हाँ, इससे उनका ड्राफ्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट के आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं जो कानूनी राहत से जुड़ा है। हाँ, वो पेटिशनर वाला पॉइंट। बिल्कुल। कानूनी राहत का लाभ केवल पिटिशनर्स तक लिमिटेड रखना पूरी सिलेक्शन प्रणाली को न्यायसंगत नहीं बल्कि अनावश्यक रूप से शोषक बना देता है। फ्रैंकली, इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे वीक सजेशन यही है, जहां राइटर फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट्स को सलाह दे रहा है कि सेफ रहने के लिए कोर्ट जाओ और पिटिशनर बन जाओ। मैं भी यही सोच रही थी। मतलब हम बेसिकली स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि अपनी किताबें बंद करो और वकील बन जाओ। एग्जैक्टली। जिस बच्चे को एग्जाम क्लियर करने पर फोकस करना चाहिए, वो वकीलों की फीस के लिए पैसे जमा कर रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है। ये तो मेंटल हेल्थ की बर्बादी है। ये बीमारी का इलाज नहीं है, एक नई बीमारी पैदा करना है। तो राइटर को यहाँ क्या करना चाहिए? राइटर को कैंडिडेट्स को कोर्ट जाने की सलाह देने के बजाय पॉलिसी मेकर से एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन की डिमांड करनी चाहिए जो मुकदमों की जरूरत को ही खत्म कर दे। तो क्या वो कोई क्लास एक्शन पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। डॉक्यूमेंट में ये कॉन्क्रीट सजेशन होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है कि कट ऑफ 20 मार्क्स नीचे जानी चाहिए, तो इसका बेनिफिट सिर्फ उन 50 लोगों को न मिले जिन्होंने पैसे खर्च करके केस किया था। एग्जैक्टली, बल्कि इसका फायदा उन सभी प्रभावित कैंडिडेट्स को ऑटोमेटिकली मिले जो उस क्राइटेरिया में आते हैं। अगर पॉलिसी सबके लिए गलत थी तो करेक्शन भी सब पर लागू होना चाहिए। जस्टिस सिर्फ उनका राइट नहीं होना चाहिए जो वकीलों को अफोर्ड कर सकते हैं। एकदम सही बात है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कमीशन स्वेच्छा से सबको बेनिफिट देगा? हिस्ट्री तो यही कहती है कि जब तक इंडिविजुअल लीगल प्रेशर ना हो सिस्टम हिलता नहीं है। देखिए, राइटर का काम सिर्फ करंट रियलिटी बताना नहीं है, बल्कि एक विजन देना है। अच्छा, विजन देना है। हाँ, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट में क्लास एक्शन रिलीफ का आर्ग्यूमेंट मजबूत, एथिकल और लीगल ग्राउंड्स पर ड्राफ्ट करते हैं, तो वो जुडिशरी को भी एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं। मतलब कोर्ट खुद ही अपने जजमेंट में कह दे कि ये रूलिंग सब पर लागू होगी।
एग्जैक्टली राइटर को अपने ड्राफ्ट के जरिए सिस्टम पर ये इंस्टीट्यूशनल प्रेशर क्रिएट करना होगा। कैंडिडेट्स को विक्टिम बनाकर कोर्ट नहीं भेजना है। तो राइटर को पॉलिसी में ही एक ऑटो करेक्शन मैकेनिज्म सजेस्ट करना होगा। हाँ, जो सबको एक साथ रिलीफ दे सके। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा को समराइज करें तो राइटर को इस डॉक्यूमेंट को एक सॉलिड ब्लूप्रिंट में बदलने के लिए 4 मेजर चेंजेस करने हैं। राइट। पहला, 15 गुना कैप के खिलाफ सिर्फ गुस्सा दिखाने के बजाय मेरिट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुपर मेरिट पूल का प्रपोजल देना। दूसरा, जीरो वैकेंसी वाले केसेस में कैंडिडेट्स को ऑटोमेटिकली अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर लेवल पर ऑटो फॉलबैक सिस्टम का सजेशन देना। तीसरा, फाइनल स्टेज में सीट्स खाली रहने की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा यूज करते हुए डायनामिक मल्टीप्लायर सजेस्ट करना। और चौथा, हर फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट को कोर्ट जाने की सलाह देने के बजाय पॉलिसी मेकर से एक क्लास एक्शन या यूनिवर्सल रिलीफ पॉलिसी की डिमांड करना। ये चारों पॉइंट सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को ही मजबूत नहीं करेंगे, बल्कि इसे पढ़ने वाले डिसीजन मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर देंगे। हाँ, क्योंकि हर क्रिटिसिज्म के साथ एक वेल थॉट आउट सॉल्यूशन मौजूद होगा। जब आप सिर्फ गलती बताते हैं तो वो कंप्लेंट है, पर जब सॉल्यूशन देते हैं तो वो पॉलिसी सजेशन बन जाता है। हम श्रोता को इनवाइट करते हैं कि वे इन स्पष्ट और रचनात्मक सुझावों को अपनी सामग्री में लागू करें। मुझे भी उम्मीद है कि राइटर इन कंक्रीट एग्जाम्पल्स को अपने ड्राफ्ट में इंटीग्रेट जरूर करेगा। और इन सारे सुधारों के साथ अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के बाद भविष्य में और अधिक फीडबैक और एनालिसिस के लिए इसे हमें फिर से सबमिट करें। हमें इस डॉक्यूमेंट का अपडेटेड वर्जन देखने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। भर्ती नीतियों की उलझनें बहुत रिजिड लगती हैं, लेकिन सही डेटा और लॉजिक के साथ आप सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। कीप रिफाइनिंग योर वर्क।